हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे ये थ्योरम जो कि है बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ग्रुप। तो यहाँ पर एक थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट है कि मान लेते हैं कि एच और के दो सब ग्रुप्स हैं ग्रुप जी के, फाइनाइट सब ग्रुप है। ओके, एच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, इसलिए एच फाइनाइट सब ग्रुप है ग्रुप जी का, और के भी फाइनाइट सब ग्रुप है ग्रुप जी का। तब हमें शो करना है कि ऑर्डर ऑफ एच इंटू के इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले एज्यूम कर रही हूँ लेट D इज इक्वल्स टू H इंटरसेक्शन K। ये जो आपका H इंटरसेक्शन K है उसको मैंने एक नया नाम दे दिया D। और यहाँ पर क्या गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है G इज अ ग्रुप, G एक ग्रुप गिवन है, एंड H इज अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G। एच जी का फाइनाइट सब ग्रुप है, साथ ही साथ के भी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी। ये तीन चीज़ें आपको गिवन है, एंड टू शो क्या करना है हमें, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच डॉट ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये चीज़ हमें शो करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर एच जी का सब ग्रुप है, के भी जी का सब ग्रुप है, ये सबसेट का साइन है, ठीक है, मैंने सबसेट ये बोल लिख दिया है, लेकिन ये सब ग्रुप भी गिवन है, फाइनाइट सब ग्रुप। तो क्या ये ज़रूरी है कि एच इंटू के भी सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का? सो नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये होगा कि एच इंटू के इज अ सबसेट ऑफ जी, जी का सबसेट होगा, ठीक है। एच के इज अ सबसेट ऑफ जी, but it is not necessary HK is a subgroup of G। ये ज़रूरी नहीं है कि HK G का सब ग्रुप होगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ HK। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि HK ये जो सेट बनेगा उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की संख्या, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन HK। तो ये क्या होगा, इज दी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन HK। ये ऑर्डर की डेफिनेशन भी कह सकते हैं आप कि जब आपको किसी भी सेट का ऑर्डर निकालना है, मतलब उसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की संख्या कहलाती है। ये हम बात कर रहे हैं सेट के ऑर्डर की, एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन अलग होती है। अब हम देखते हैं प्रूफ। तो आप जानते ही होंगे कि जो H इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, या ऐसे भी आप देख सकते हैं, मान लेते हैं ये हमारा ग्रुप G है, इसके अंदर फाइनाइट सब ग्रुप H है, और इसी के अंदर एक फाइनाइट सब ग्रुप K है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट ये होगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड H इंटरसेक्शन K। इसी को हमने D माना है। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि D जो होगा वो H का भी सबसेट होगा और D K का भी सबसेट होगा। जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है वो दोनों ही सेट्स में होता है। ओके, अब हम लेते हैं, नाउ हम ये चीज ले रहे हैं, D इज अ सबसेट ऑफ K, ठीक है। तो आप देखिए D K का सबसेट है, और साथ ही साथ आपको ये पता होगा कि जब H G का सब ग्रुप होता है, K G का सब ग्रुप होता है,
तो H इंटरसेक्शन K भी G का सब ग्रुप होता है. दिस इज अ थ्योरम एंड वी कैन प्रूव इट. ये बहुत इजी है प्रूव करना कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिंस H is a subgroup of G and K is a subgroup of G. Therefore, H intersection K is also a subgroup of G. G का भी सबग्रुप होगा. आप चाहें तो यहाँ K लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, क्योंकि H इंटरसेक्शन K, H और K दोनों का सबसेट है, इसलिए तो मैं यहाँ वही यूज कर रही हूँ. D इज अ सब ग्रुप ऑफ K. K सब ग्रुप का, K ग्रुप भी बोल सकते हैं. ग्रुप और सब ग्रुप दोनों एक ही चीज़ है, ओनली सबसेट का डिफरेंस होता है. और ग्रुप और सब ग्रुप दोनों में वही 4 कंडीशंस होती हैं ग्रुप की. Since D is a subgroup of K, ठीक है, तो बाय लैग्रांजस थ्योरम हम यहाँ बात करेंगे लेफ्ट कोसेट की. आपने राइट कोसेट की, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. नहीं पता है तो मैं आपको इसके बाद थोड़ा सा बताऊंगी. तो लैग्रांज प्रमेय कहती है, लैग्रांजस थ्योरम कहती है कि जो राइट कोसेट्स होंगे डी के में, वो डिस्टिंक्ट होंगे. ओके, और वो कैसे होंगे? फाइनाइट होंगे, बिकॉज के इज फाइनाइट. ठीक है, K has distinct left, right ले रहे, right cosets K has distinct right cosets. ऐसा लिख लीजिए, D has distinct right cosets in K. And since K is finite, K finite है, that is why since K is finite, these cosets are finite. So हम मान लेते हैं, let it be M. मान लेते हैं M cosets हैं इसके, right cosets. तो हमें क्या मिलेगा? D K1, D K2, इसी तरह से D Km, जहाँ पर where K1, K2, Km are elements of K, distinct elements of K. मैं आपको बताती हूँ राइट कोसेट की डेफिनेशन सिंपल वे में. यहाँ पर H हमारा सब ग्रुप है, ग्रुप G का. ठीक है, ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप है. तो जो राइट कोसेट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? HA. यहाँ पर A हमने क्या लिया है? A भी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G, तब ये कहलाएगा राइट कोसेट, और इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे. ओके, सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ राइट कोसेट. अगर हम A को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, सो इसको कहेंगे हम लेफ्ट कोसेट ऑफ
H in G. ओके, सो जितने भी ग्रुप में G में एलिमेंट्स हैं वो आप लेकर A लेकर B लेकर C लेकर इस तरह से HA HB HC ये आपके राइट कोसेट्स मिल जाएंगे. तो यही हम बात कर रहे हैं कि सिंस K इज़ फाइनाइट तो जो राइट कोसेट्स होंगे वो भी फाइनाइट होंगे, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये कहाँ से आता है, इससे ग्रुप से आता है. हमारा ग्रुप यहाँ क्या है, K, और K फाइनाइट है, फाइनाइट है, गिवन है, इसलिए इसके जो राइट कोसेट्स बनेंगे dk1 dk2 dkm वो भी फाइनाइट होंगे. और वो कितने हैं, m. अब हमने लैग्रांज प्रमेय का यूज़ किया है थ्योरम का, तो हम लिख सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ d होगा और वो जब डिवाइड होगा ऑर्डर ऑफ k से तो वो किसके बराबर होगा, m के. लैग्रांजेस थ्योरम यही कहती है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है. सो दिस इज द सब ग्रुप एंड दिस इज ग्रुप. ये सब ग्रुप है हमारा, ये ग्रुप है. तो ये जो 1 सेकेंड इस तरह से, तो ये जो ग्रुप है हमारा उसका ऑर्डर डिविजिबल होगा बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप. तो ये लिख दिया. एंड वन मोर थिंग, दिस k इज इक्वल्स टू dk1 यूनियन dk2 यूनियन dkm. ये भी एक थ्योरम में प्रूफ किया गया है. बहुत इजी है इसको भी समझना कि ये जो आपका ग्रुप है, ओके, ये सब ग्रुप है G का, लेकिन D के लिए ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है, D के लिए ये ग्रुप एज अ ग्रुप ट्रीट करेंगे इसको. तो जो ये K होगा वो जो लेफ्ट राइट कोसेट्स बन रहे हैं D के, dk1 dk2 dkm, इनके यूनियन के इक्वल होगा. ओके, नाउ 3 चीज़ें हो गई. एक ये डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, फिर ये यूजिंग लैग्रांजेस थ्योरम, एंड ये. अब हम इस चीज़ में, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसको ले लीजिए. ओके, वो रब हो चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए. दिस इज 2. अब हम इस इक्वेशन में h का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बोथ साइड्स. तो ये होगा h के, ये कैपिटल K है, यहाँ पे भी h dk1 यूनियन h dk2 यूनियन h dkm. अब एक चीज़ और, यहाँ से जो D है वो सब ग्रुप है H का, D H का सब ग्रुप है, H फाइनाइट है. देन D या HD जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, HD है जो, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस बिगर सेट के, H के. क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो H है इसी के अंदर हमारा ये D पोर्शन है. ठीक है, जब आप H के एलिमेंट्स को D के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप जानते हैं ग्रुप की डेफिनेशन में सबसे पहली जो लॉ होती है वो होती है क्लोजर लॉ. मीन्स कोई भी 2 एलिमेंट आप ग्रुप का लीजिए, उनका प्रोडक्ट भी उसी ग्रुप के अंदर होगा. तो आप ये दोनों आप देख रहे हैं, ये आपका सब ग्रुप है, ये ग्रुप है, इनके एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजर लॉ से ये भी उस ग्रुप के अंदर ही रहेगा, और वो ग्रुप आपका H है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा H के. सो हम यहाँ पर HD की प्लेस पर H लिख देंगे इस तरीके से. ओके, नाउ वी विल टेक ऑर्डर. अब हम दोनों तरफ ऑर्डर लेंगे. सो ये होगा ऑर्डर ऑफ HK इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ HK1 प्लस ऑर्डर ऑफ HK2 प्लस ऑर्डर ऑफ HKM. अभी ये यूनियन था बिकॉज दीज आर सेट्स, ये सेट्स हैं. ओके, सेट्स हैं मतलब सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे. और ऑर्डर की बात करें तो ये एक नंबर देगा हमें
5, 10, 15 लाइकवाइज पॉजिटिव इंटीजर देगा, इसलिए यहाँ पर अब यूनियन की जगह प्लस हो जाएगा जब हम ऑर्डर ले लेंगे बोथ साइड्स। अब ये जो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या h के बराबर होगा? यस, क्योंकि क्यों होगा? बिकॉज HK1 और H दोनों में क्या डिफरेंस है? H में जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ आपको K1 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है तो आपको ये सेट मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो H में होंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स उतने ही आपके HK1 में भी होंगे, इसलिए मैंने इसके प्लेस पे ये लिख दिया। अब ये कितने हैं? दिस इज m नंबर्स हैं तो m इंटू ऑर्डर ऑफ h हो जाएगा, क्योंकि 2 को ऐड करेंगे तो 2 इंटू ऑर्डर ऑफ h, m टाइम्स ऐड करेंगे तो m इंटू ऑर्डर ऑफ h। अब मैं इस चीज का यूज करूंगी इसमें, सो मैं यहां रब करके लिखती हूं। सो ये होगा ऑर्डर ऑफ h के, यहाँ मैं सेकेंड इक्वेशन का यूज करूंगी, m की जगह लिख दूंगी ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ d यूजिंग इक्वेशन 2। यहाँ पर एक चीज है जो हम मिस कर चुके हैं। द थिंग इज यहाँ पर जब हमने ये चीज लिखी है तो हमें एक चीज प्रूव करना चाहिए था कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, मतलब dk1, dk2, dkm ये डिस्टिंक्ट है, ये हम यहाँ पर लिए थे। ओके, जब हमने यहाँ लिखा था ना डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ओके था। लेकिन जब हमने यहाँ पर ये लिख दिया HK1, HK2, HKM, तो ये भी डिस्टिंक्ट होंगे, ये हमें बताना ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं बताएंगे तो हम यहाँ से ये स्टेप नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर एक पॉइंट रह जाता है जो मैं अभी बता रही हूँ आपको। मैं यहाँ पर ये प्रूफ करना चाहूँगी कि जो HK1 है, HK2 है, HK3 है, सो ऑन HKM है, ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, ये सारे सेट्स, ओके, सेट्स डिस्टिंक्ट हैं, ये हम प्रूफ करेंगे। क्योंकि अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो जब मैं ऑर्डर लूँगी तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ओके, इसलिए ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। सो फॉर शोइंग दिस नाउ वी विल शो दैट HK1, HK2, so on HKM are distinct। तो ये प्रूफ करने के लिए इफ पॉसिबल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई 2 एलिमेंट इसके बराबर है। सो वो है HKI इक्वल टू HKJ, ये मैं मान लेती हूँ कि कोई 2 एलिमेंट इसके सेम है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। फिर आप जानते हैं HKI KJ इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाएगा, ये आपने शो भी किया होगा। इफ HA इक्वल्स टू HB, if right cosets HA is equals to HB, then this is AB inverse belongs to H। if a non-live condition रहती है both side ये सेम रहता है। तो ये आ गया हमारे पास। अब आप जानते हैं कि ये H जो है वो कहाँ से आया है? अब हम ये भी लिख सकते हैं कि KI KJ इनवर्स जो होगा वो H इंटरसेक्शन K में होगा। क्यों? बिकॉज KI KJ जो एलिमेंट्स है वो तो K के हैं, तो क्लोजर लॉ से ये भी किस में? K में हो जाएगा।
KI KJ एलिमेंट्स जो हैं वो सारे कहाँ से आए हैं? KI K1 K2 K3 K से आए हैं, सेट K से। तो क्लोजर लॉ अगर लगा देंगे तो ये भी इसमें आ जाएगा। इन्वर्स लॉ से ये एग्जिस्ट करेगा KJ इन्वर्स, और वो भी KJ K में होगा, कैपिटल K में, और इनका क्लोजर भी इसमें हो जाएगा। तो ये H में भी है, K में भी है, तो हमने लिख दिया H इंटरसेक्शन K में भी होगा। अब H इंटरसेक्शन K क्या है? आपका D है, और ये है, तो हम इस लॉ का, इस थ्योरम का रिजल्ट का यूज करके लिख सकते हैं DKI इज इक्वल्स टू DKJ। इस रिजल्ट से ये है, तो ये लिख सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमने एज्यूम किया था, इसके पहले जो लाइन लिखी थी मैंने उसमें लिखा था कि ये जो राइट कोसेट्स हैं वो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने जब ये एज्यूम किया तो हमें ये मिला, जो कि रॉन्ग है। इसका मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। ओके, दिस मीन्स HK1 HK2 so on HKM are distinct elements। तब हम इस स्टेप के बाद ये कर सकते हैं। ओके, इस स्टेप के बाद ये ज़रूरी है शो करना, अदरवाइज इसके बाद ये लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, और ये तो जस्ट प्रूफ हो ही चुका है। ये देखिए, D को आप रिप्लेस कर दीजिए H इंटरसेक्शन K से यूजिंग 1, इक्वेशन नंबर 1। सो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। And this portion is very important and you have to write it after this line। इसके बाद आप लिखिएगा, नहीं तो ये जो इसके बाद ये स्टेप किया ना, ऑर्डर लिया हमने, और